कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी है हमारा आज का बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का आपको मैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी परस्पेक्टिव, तो उसी हिसाब से इसको हम देखेंगे। नॉट वी आर गोइंग टू इन अ डेप्थ रिव्यू के, जिस तरह हम अगर हम फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़े तो उस तरीके से हम इसको नहीं देखेंगे। सिर्फ फूड सेफ्टी के परस्पेक्टिव से जो है हम इस बैक्टीरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हम इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं या किस किस्म की से डिजीज आ सकती है, तो उसी परस्पेक्टिव से हम इसको गो थ्रू करेंगे। अच्छा, बैक्टीरिया के बच्चे आपको याद रखें, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हम काफी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो उनका रेस्पिरेशन का निजाम है, या आइदर वो एरोबिक होंगे या वो एनारोबिक होंगे, ठीक है, या कुछ माइक्रो एरोफिलिक भी होते हैं, यानी एरोबिक जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन के बगैर जो है जिंदा रह सकते हैं, और माइक्रो एरोफिलिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि आप कह लें कि जिनको बहुत कम जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह फिर बैक्टीरिया की जो एक और क्लासिफिकेशन है वो होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के ऊपर। ग्राम पॉजिटिव का आपको पता होगा कि वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्रिस्टल वॉयलेट कलर को जो है रिटेन कर सकते हैं अपने अंदर, और ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्रिस्टल वॉयलेट कलर को जो है अपने अंदर रिटेन नहीं कर सकते, और फिर अगर हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो पिंक कलर के अंदर नजर आते हैं जब हम उसके अंदर डाई डालते हैं। अच्छा, इस टेस्ट से फायदा क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का? हमें इससे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और साथ म्यूसिन की बनी होती है, जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। जितनी ज्यादा ये ज्यादा लेयर्स की बनी होगी, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है जितने ज्यादा उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होंगे तो उतनी ज्यादा वो थिक सेल वॉल होगी, और जितने कम पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स होंगी उतने वो थिन सेल वॉल होगा। इस बात को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, वो हमें ये बात पता चल सकती है कि अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हुआ तो इट रिक्वायर्स मोर इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड टू गेट मिटिगेट, यानी अगर हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं, हीट से हम उस बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं, तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उनको ज्यादा हीट चाहिए होगी उनको किल करने के लिए, क्योंकि इनकी सेल वॉल यानी जो उनकी बाउंड्री है वो थिक है। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे तो ग्राम नेगेटिव को हम कम टेम्परेचर के ऊपर भी खत्म कर सकते हैं, या वो ज्यादा फ्रेजाइल है क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो थिन है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टेल्स अबाउट द व्हाट ग्रामिंग टेल्स अबाउट अस, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव का ये हमें मिल नहीं पता। तो कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी की हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो साथ ही आपको एक फर्दर एकदम से आपके जो है माइंड में ये चीज आ जाएगी कि हम इस बैक्टीरिया को एक आम मेथड्स के साथ भी मिटिगेट कर सकते हैं। रॉड शेप है, फिर आपको पता है बैक्टीरिया की हम शेप्स के ऊपर उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं। कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ कोकाए होते हैं, यानी जो सफेरिकल या सर्कुलर फॉर्म में भी उसको हम कहते हैं, और कुछ बेसिलाए होते हैं यानी जिनको रॉड शेप भी कहा जाते हैं, ठीक है। तो जो बेसिलाई की हमारे पास ये भी एग्जांपल है। कैम्पेलोबैक्टर जो है वो रॉड शेप या एस शेप की फॉर्म में जो है हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर जो इसके अंदर एक और जो करेक्टरिस्टिक्स है कि ये मोटाइल होता है। अच्छा, ये भी फिर आपने बात याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया ज्यादा जो मोटाइल बैक्टीरिया होगा, यानी बैक्टीरिया अगर जितना ज्यादा इक्विप्ड होगा, इक्विप्ड से मुराद ये है कि अगर उसकी सेल वॉल थिक होगी, उसके अंदर फ्लैजिला होगा यानी मूव कर सकता होगा, उतना ज्यादा वो डेंजरस या खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया की मोबिलिटी भी आ गई है, उसकी सेल वॉल भी थिक है, तो वो ज्यादा उसको एक तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको डैमेज करने के लिए यानी उसको खत्म करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर वो देखेगा कि कोई ऐसी इन्वायरमेंट जो है जो उस बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल बन रही है, तो ड्यू टू इट्स मोबिलिटी वो वहां से मूव भी कर सकता है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो है ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसको मिटिगेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं कि अगर वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर भी दे तो कुछ अरसे के बाद जो है वो विदाउट पैसेज ऑफ टाइम वो बॉडी से खुद ब खुद मिटिगेट भी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये भी आप याद रखें। तो मोटाइल अगर हम कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी की बात करें तो इट्स अ मोटाइल बैक्टीरिया, उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वन या बोथ द पोलर एंड्स। तो यहाँ पे एक और आपको मैं बात बता दूं, फ्लैजिला की बेसिस के ऊपर भी हम बैक्टीरिया की कैरेक्टराइजेशन करते हैं। अब आपने शायद सुना होगा मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होती है। ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया के एक साइड के ऊपर
फ्लैजिला होगा, यानी जिस तरह ये आपके सामने पिक्चर भी आ रही है, और फ्लैजिला जो है उसके एक पोलर एंड के ऊपर है। ये इसको पोल्स कहते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, ये और ये जो इसकी इमेज है, इसको पोल्स हम कहते हैं। तो अगर बैक्टीरिया की वन साइड के ऊपर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के दोनों साइड पे यानी दोनों पोलर एंड्स के ऊपर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इट विल बी कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के दोनों साइड पर प्रेजेंट होगा तो एम्फीट्राइकस, एक साइड पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस। अगर एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला यानी गुच्छा प्रेजेंट है फ्लैजिला का बैक्टीरिया की एक साइड के ऊपर या दोनों साइडों पे, तो वो कराएगा लोफोट्राइकस, ठीक है। यानी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो लोफोट्राइकस कहेगा। और पेरिट्राइकस वो बैक्टीरिया होता है जिनके इर्द गिर्द टोटली जो है पूरे के पूरे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफाई। तो साल्मोनेला टाइफाई एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पूरे बॉडी के यानी उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके अराउंड जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ पेरिट्राइकस, ठीक है। तो ये करेक्टराइजेशन भी बैक्टीरिया की होती है। बहरहाल अभी हमारे पास कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की हम बात करें तो ग्रेव नेगेटिव है, रॉड शेप है, मोटाइल है, यानी उसके फ्लैजिला एक साइड पे प्रेजेंट होता है या दोनों साइड पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और माइक्रोएरोफिलिक है, यानी इसको कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, 3 से 5% की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो इसके लिए टॉक्सिक भी साबित हो सकती है इस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा कंसर्न है कि इस बैक्टीरिया से डिजीज क्या हो सकती है, ठीक है। इस बैक्टीरिया से प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं अगर कंपाइलोबैक्टर जेजुनी जो है वो फूड को कंटेमिनेट कर दे और वो कंज्यूम हो जाए, ऐसा फूड कंटेमिनेटेड फूड जो कंपाइलोबैक्टर से हुआ हुआ है, तो उससे जो फूड अगर कंजम्पशन हो जाए तो उससे क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मोर्टेलिटी रेट जो सीडीसी ने इसका बताया हुआ है कंपाइलोबैक्टर जेजुनी का, मैंने आपको पहले बताया कि इट्स वन ऑफ दैट बैक्टीरिया, या इट्स वन ऑफ अमंग दैट 5 मेंबर्स जो कि सबसे ज्यादा फूड बॉर्न इलनेसेस करने के जो कर सकते हैं, जो 5 ही उन बैक्टीरिया के अंदर है या 5 उन माइक्रोब्स के अंदर है जो कि सबसे ज्यादा जो है फूड बॉर्न इलनेसेस करने की वजूहत बनते हैं, ठीक है, या वजह बनते हैं। तो उनमें से ये एक बैक्टीरिया कंपाइलोबैक्टर जेजुनी भी है, ठीक है। तो सीडीसी के मुताबिक बच्चे 76 डेथ्स जो है तकरीबन हर साल वो कैंपेलोबैक्टर से होती है, ठीक है। 76 डेथ्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब ये देखिए सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा, ओवरऑल वर्ल्ड तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये इसका मोर्टेलिटी इसका रेट है, ठीक है। मॉर्बिडिटी तो फिर इसके अलावा उसके बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर्स हैं। जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी से जो आप कह लें डिजीज होती है उसको हम कहते हैं कंपाइलोबैक्टीरियोसिस। और इसकी जो इन्फेक्टिव डोज है वो तकरीबन दैट कैन थॉट टू बी 10,000 सेल्स। अगर 10,000 सेल्स जो है वो कोई इंजेस्ट कर लेता है या कंटेमिनेटेड फूड जो है जिसके अंदर 10,000 सेल्स हो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन कुछ ट्रायल्स के अंदर ये भी देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 500 अगर कंपाइलोबैक्टर के सेल्स इंजेस्ट कर लिए जाए तब भी जो है वो इन्फेक्शन का बाइस बनता है, ठीक है। डिजीज के लिए जो ये टाइम लेता है, अच्छा, उसको हम कहते हैं ऑनसेट टाइम या इंक्यूबेशन टाइम। ऑनसेट या इंक्यूबेशन टाइम को हम कहते हैं वो टाइम फ्रेम दैट रिक्वायर्ड अ बैक्टीरिया टू एक्सप्रेस इज डिजीज, ठीक है। यानी इस टाइम फ्रेम के अंदर बैक्टीरिया जो है एक्सपोटेंशियली जो है वो ग्रो कर रहा होता है। यानी एक्सपोटेंशियली ग्रो करने का मतलब क्या है कि 2 से 4 होगा, 4 से 16 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये डबल होके मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ठीक है। यानी 2 रेज़ टू पावर 2 इस तरीके से बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है। तो इनक्यूबेशन टाइम जो है इस बैक्टीरिया का, यानी जिसमें इसने ग्रो करना होता है और एक पर्टिकुलर नंबर पे पहुंच के जब इसमें ये डिजीज एक्सप्रेस करता है वो 2 से 5 दिन है, ठीक है, इसका डिजीज कॉज करने का जो टाइम फ्रेम है। अच्छा, ये लिटरेचर में जो है ये जो आप कह लें कि जो ऑनसेट टाइम्स है या जो है आप कह लें जो इन्फेक्टिव डोज है वो थोड़ी बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसमें लिटरेचर पे इसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर आप कोई और लिटरेचर से गुजरे तो अगर 2 से 5 है तो कहीं से हो सकता है कि 3 से 5 दिन लिखा हो, 4 से 5 दिन लिखा हो, या 5 से 6 दिन, तो इतना बहुत थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग पहले से नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, इस बैक्टीरिया के बच्चे जो वैसे जो अगर आप जो डिजीज ये कॉज करते हैं वो इसमें यही है कि अगर ये इंजेस्ट हो जाएगा तो वो डायरिया कॉज कर देगा, उससे फीवर हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी,
ठीक है, तो थोड़ा सा तकरीबन ये जो कुछ सिम्टम्स है ना, ये तकरीबन ज्यादातर बैक्टीरिया की यही है कि डायरिया, वॉमिटिंग, या स्टिकी आप कह लें स्टूल्स आ सकते हैं। तो ये कैम्पैलोबैक्टर्स के कुछ सिम्टम्स हैं। लेकिन जो एक बड़ी जो डिजीज इसके साथ एसोसिएट करती है, दैट इज द गुलियन बेयर सिंड्रोम। ठीक है, गुलियन बेयर सिंड्रोम ये एक ऐसी डिजीज है जो कि नर्वस सिस्टम की बच्चे डिजीज कंसीडर की जाती है। और ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट जो कि कैम्पैलोबैक्टीरियोसिस से अफेक्ट हुए होते हैं, वो गुलियन बेयर सिंड्रोम भी उनके अंदर हो सकता है। इस डिजीज में बच्चे होता यह है कि जो पर्सन अफेक्ट होता है उसके आप कह लें कि टांगों से ऊपर की तरफ जो है उसकी बॉडी के ऊपर ये डिजीज जो है वो असेंड करती है। और यानी होता ये है कि प्रिकलिंग या हीटिंग इफेक्ट्स या जो आप कह लें कि पिंचिंग इफेक्ट्स स्टार्ट होने लग जाता है टांगों के अंदर, हाथों के अंदर। और फिर ये फर्दर जो है वो आगे अपस्केल करके यानी अपवर्ड जो है ये डिजीज चलती है। यूजुअली ये स्टार्ट होती है टांगों से, और कुछ फिर ये ऐसा ऐसा जो है ये बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों के ऊपर तरफ आती है, यानी बाजुओं की तरफ, हाथों की तरफ, और फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से जो है जो ऐसा पेशेंट होता है जो गुलियन बेयर सिंड्रोम का इफेक्ट हुआ होता है, तो यूजुअली वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो है ज्यादातर 70 to 80% केस में ये देखा गया है कि 6 से 7 महीने के अंदर जो लोग गुलियन बेयर सिंड्रोम से पैरालाइज हुए होते हैं, वो वापस जो है ठीक भी हो जाते हैं, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल में भी वापस आ जाते हैं 6 से 7 महीने के अंदर। 70 to 80% केसेस में ये देखा गया। अच्छा, यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जो अब ये जरूरी नहीं है कि ज्यादातर जिसको अगर कैम्पैलोबैक्टर का इन्फेक्शन हुआ है तो वो जरूरी जो है कि उसको गुलियन बेयर सिंड्रोम का इफेक्ट हुआ होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये हर बार नहीं होगा। सिर्फ 40% इस तरह के पेशेंट्स में देखा गया कि जिनको गुलियन बेयर सिंड्रोम था या होता है, तो उस 40% के पेशेंट के अंदर ये देखा गया कि वो पहले कभी कैम्पैलोबैक्टर के भी इन्फेक्शन किया उन्होंने सामना किया हुआ है। यानी जो गुलियन बेयर के सिंड्रोम होते हैं वो पेशेंट होते हैं, तो वो 40% जो पेशेंट है वो उसके अंदर कैम्पैलोबैक्टर का भी इन्फेक्शन कभी कभी ना कभी पाया जाता है। तो गुलियन बेयर सिंड्रोम की और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन उनमें से एक वजूहत जो है वो कैम्पैलोबैक्टर का इन्फेक्शन है। गुरिन बेयर सिंड्रोम बेटे मैंने आपको जैसा बताया बच्चे कि ये लेग्स से जो है स्टार्ट होता है यूजुअली, लेकिन ये इसकी दो तीन तरह की इसकी टाइप्स है फिर आगे। तो ज्यादातर जो टाइप एग्जिस्ट करती है यूरोप वगैरह में, यूएसए के अंदर, वो होती है एआईडीपी की। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट इंफ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग रेडियो न्यूक्लियो न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये यूरिन बेयर सिंड्रोम की एक ऐसी टाइप है जो कि ज्यादा एग्जिस्ट करती है। इस फॉर्म में, एआईडीपी की फॉर्म में, टांगों से ही जो है पिंचिंग इफेक्ट या पैरालाइजेशन इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है और फिर वो ऊपर की तरफ एलिवेट होता है। ठीक है, यानी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सेल करता है ये। तो इस तरीके से जो है ये अच्छा, यूरिन एक बेयर दफा सिंड्रोम होता दोबारा बता दें जो टाइप बताई आपने। है। एआईडीपी मैं आपको यहाँ पे अगर आ भी जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ लिखा हुआ। एआईडीपी एक्यूट इन्फ्लामेटरी, जस्ट मिनट, ये लिखा हुआ है बच्चे, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोली रेडियो क्यूलो न्यूरोपैथी। डीमाइलिनेटिंग का नाम से आपको पता चल रहा है, ये जो माइलिन शीट होती है आपकी एक्सॉन्स के ऊपर, यानी जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, आपको पता होगा उनके अराउंड जो है वो माइलिन शीट होती है। तो उसके अंदर माइलिन शीट जो है वो डिग्रेड होना चाहती है। बॉडी जो है एक्सीडेंटली ये बिलीव करने लग जाती है कि जो हमारी अपने जो है एक्सॉन सेल्स है, जब जो जिसको गुलियन बेयर सिंड्रोम हुआ होता है उसमें ये एक्सीडेंटली बिलीव करना शुरू होती है कि यही जो है हमारे लिए टॉक्सिक है, और वो माइलिन शीट को डैमेज करने लग जाते हैं। आपको पता है अगर माइलिन शीट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी तो कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है या मूवमेंट जो हो रही है आपकी लिम्स की, तो वो अफेक्ट होना शुरू होती है। तो इस केस के अंदर इस यही होता है कि जो माइलिन शीट है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है गुलियन बेयर सिंड्रोम में। अच्छा जी, सिम्टम्स मैंने आपको पहले बता दिए कि वैसे जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं गिलियन बेयर सिंड्रोम जो है वो 40% जो है इसके अंदर चांसेस है। लेकिन वैसे जो यूजुअली जो एक पर्सन अगर इफेक्ट होता है कैम्पैलोबैक्टर जेजुनी से, तो उसके अंदर जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो यही है कि फीवर आ जाएगा, डायरिया उसको हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग वगैरह,
ठीक है, या फिर स्टूल्स को आ सकते हैं जो कि वाटरी हो सकते हैं या स्टिकी हो सकते हैं, और कभी कभार स्टूल्स के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑनसेट टाइम भी मैंने आपको बता दिया था। जो ड्यूरेशन है इलनेस की, अगर किसी पर्सन को होती है, तो यूजुअली कैंपेलोबैक्टर जेजुनी का जो है, इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग बैक्टीरिया, कि खुद ब खुद जो है वक्त के साथ साथ इसको, जो हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है, वो इसको खत्म कर देता है। लेकिन वैसे जो डिजीज है अगर देखा जाए तो 2 से लेकर ये 10 दिन तक भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके जो है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, कि इतनी जो है ये देर तक ये इलनेस कॉज कर सकता है। सोर्सेज क्या बचे? सोर्सेज आपने याद रखनी है कि ज्यादातर बैक्टीरिया की जो सोर्सेज होती है वो सेम ही रहती है। आप जरा देखोगे ज्यादातर जो बैक्टीरिया की सोर्सेज है वो पेरिशेबल कमोडिटीज होती है, यानी पेरिशेबल फूड होते हैं। पेरिशेबल फूड्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर हाई वाटर कंटेंट होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। ठीक है, जिस तरह मीट हो गया, या मीट की बनी हुई प्रोडक्ट्स है, डेयरी है या डेयरी से बनी हुई प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये सारी पेरिशेबल कमोडिटी है, या सिमिलरली वेजिटेबल्स वगैरह, तो जिसके अंदर हाई वाटर एक्टिविटी है, तो उनके अंदर बैक्टीरिया की जो आप कह लें अटैक है या कंटेमिनेशन, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सिंपल सा रूल ऑफ थंब है कि जो ज्यादा फूड न्यूट्रिशियस होगा उसके अंदर ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा स्पॉइलेज होगी या ज्यादा कंटेमिनेटेड होने का चांस है, क्योंकि वो ज्यादा आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया के लिए, ज्यादा वाटर एक्टिविटी उसको प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को। तो इस वजह से ज्यादा पेरिशेबल फूड जो है वो अफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की बात करते हैं, तो ज्यादातर ये जो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, ये रॉ मिल्क या रॉ चीज के अंदर जो है ये अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह ये जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी जो है, ये नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है चिकन के गट का, टर्की का, या जो आपके पास शीप वगैरह होती है, ये उनके नेचुरली गट के अंदर जो है एग्जिस्ट भी कर रहा होता है। तो अगर स्लॉटरिंग के दौरान अगर उनका जो गट पार्ट है वो प्रॉपर रिमूव नहीं किया गया, या अगर वो गट पार्ट पे कोई कट लग जाता है, तो वो मीट के साथ जो है उसका जो है गट के जितने भी सब्सटेंस है वो अगर टच हो जाते हैं, तो उससे भी कंटेमिनेशन के चांसेस है। या अगर वो प्रॉपरली कुक नहीं हुआ, ठीक है, मीट वगैरह अगर प्रॉपर कुक नहीं हो रहा, तो तब भी जो है वो ये कंपाइलोबैक्टर जेजुनी की जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो सकता है। इसी तरह अगर मिल्क है, मिल्क को अगर आप लोग प्रॉपरली बॉयल नहीं करें, तो तब भी ये जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ये इसके बच्चे मेनली सोर्सेज हैं कि चीज में आ सकते हैं, मीट में, चिकन में, रॉ मीट या मीट प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो है एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके सोर्सेज है जहां से ये आ सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हमारे पास थैंक्स गॉड के इट्स अ क्रैब नेगेटिव बैक्टीरिया, और कुछ इसके अंदर जो स्ट्रेन्स है वो मोबाइल होती है और कुछ नहीं भी होती, तो बहरहाल, तो वी कैन एलिमिनेट दिस बैक्टीरिया जस्ट बाय करेक्ट पास्चराइजेशन। ठीक है, पास्चराइजेशन के थ्रू जो है हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, बात ये आती है कि पास्चराइजेशन यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल है या क्यों इफेक्टिव है। इट इज बिकॉज के ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल जो है वो थिन सेल वॉल है। ठीक है, तो इस वजह से हम प्रॉपर अगर हम पास्चराइजेशन करें, तो प्रॉपर पास्चराइजेशन टेम्परेचर से ये बैक्टीरिया जो है मिटिगेट हो सकता है। ठीक है, पास्चराइजेशन का आपको पता होगा कि हम लो टेम्परेचर देते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसकी डिफरेंट टाइप्स है पास्चराइजेशन की लिटरेचर के अंदर। हाई टेम्परेचर भी दिया जा सकता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन अगर हम करेक्ट पास्चराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं तो 30 मिनट तक उसको दें। 72 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो 15 मिनट तक उसको देने चाहिए। तो जो भी इसकी टाइम टेम्परेचर की जो रिलेशन है, तो वो आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मिटिगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि पास्चराइजेशन, और अक्सर आप देखोगे कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स पास्चराइजेशन और कुछ होते हैं अल्ट्रा हीट ट्रीटेड। तो ये यहाँ पे बात मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो चूज किया जाए। पास्चराइज प्रोडक्ट चूज किया जाए या यूएस ट्रीटेड प्रोडक्ट चूज किया जाए, तो इनमें डिफरेंस ये है। पास्चराइज प्रोडक्ट बच्चे, आप ये देखोगे कि अगर आपने ज्यादा न्यूट्रिशन लेनी है या आप ज्यादा कंसर्न हो रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ फूड, तो पास्चराइज्ड प्रोडक्ट वो होता है जिसके अंदर उसके ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है प्रिजर्व रहते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम लो टेम्परेचर के थ्रू जो है बैक्टीरिया को मिटिगेट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज्यादा हम इफेक्ट नहीं आता टेम्परेचर का, तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स जो है उसके प्रिजर्व रहेंगे। लेकिन जब हम अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट की बात करते हैं या स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम बैक्टीरिया को तो किल कर देते हैं प्रॉपरली। उसमें हर तरह का बैक्टीरिया, चाहे वो स्पोर फॉर्मिंग है या नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, तो
दोनों तरह का जो बैक्टीरिया है वो टोटली मिटिगेट तो हो जाता है। तो उससे आपको एक चीज की फायदा होता है कि आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ जो है वो एश्योर हो जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेरिलाइजेशन या यूएसटी ट्रीटेड मिल्क, ठीक है। तो एक लॉन्गर पीरियड की आपको शेल्फ लाइफ तो एश्योर हो जाती है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि ड्रॉबैक उसका ये होगा कि आपके उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो काफी हो चुका होता है व्हेन वी आर ऑप्टिंग फॉर अ स्टेरिलाइज प्रोडक्ट। तो इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल शायद मैंने आपको पहले भी बताई होगी, अगर आप मार्केट में जाते हो तो प्रीमा इज वन ऑफ द मिल्क दैट इज जो कि पास्चराइज मिल्क है। तो अगर आप उसको देखो तो जैसे ही घर लाते हो उसको आप जैसे ही ओपन करते हो तो सिर्फ 3-4 दिन के अंदर वो बिल्कुल खराब हो जाता है, उसकी सिर्फ 3-4 दिन की शेल्फ लाइफ होती है। रीजन बीइंग इट्स अ पास्चराइज प्रोडक्ट, तो उसकी ज्यादा शेल्फ लाइफ को अश्योर नहीं किया जा सकता। उसके अंदर आप कह लो कि जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव बैक्टीरिया तो सारा का सारा किल हो चुका होता है, लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के स्पोर्स है उसके अंदर तो वो भी किल नहीं होते लेकिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यूएसटी मिल्क की, जिस तरह हमारे पास मिल्क पैक है या ऑलपर्स वगैरह आप देखो तो वो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट होते हैं। तो आप देखो वो कितनी देर तक जो है उनकी शेल्फ लाइफ होती है, वो हफ्ता भी अगर आप खोल के रख लो तो उसको कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो बहरहाल कैम्पैलोबैक्टर जेजुनी जो है इट कैन बी मिटिगेटेड बाय द पास्चराइजेशन मेथड।